आपको बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास भी हो रहे हैं, हुकूमती बिल्कुल। सतह पर भी तैयारी की जा रही है। ऊपर से अपोजिशन ने भी ये तैयारी की है कि इस पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अवाम जो कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी हुई है इन बजट के जो अभी खदोखाल जो हैं वो सामने आएंगे थोड़ी देर बाद। अवाम ने जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई टैक्सेस की भरमार होने जा रही है, कुछ सब्सिडीज़ जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। ये बजट आवाम के लिए क्या सा साबित होगा, इस पर हम बात करेंगे। आज कुछ पैनलिस्ट, उनका तारुफ आपके सामने रख देते हैं हम। अतर काज़मी साहब जो कि एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद से, उनको वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया डॉक्टर कैस असलम साहब ने, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। और इस ट्रांसमिशन में ज़ईम कादिर साहब भी हमारे हमरा मौजूद हैं। ज़ईम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और माहिर मुआशी उमूर खाकान नजीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। खाकान नजीब साहब, तनकीद करना बहुत आसान होता है, हम पूरा साल यही काम करते हैं और बताते रहते हैं कि ये पॉलिसी गलत हुई, ये तरीकाकार गलत हुआ, इस तरह से रिफॉर्म्स लानी चाहिए थी। लेकिन अब तो बजट पेश होने जा रहा है। बजट पेश होने से पहले आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की इस बजट की क्या तैयारी होनी चाहिए थी? और जो अभी तक खदोखाल सामने आए हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन है और क्या एक्सपेक्ट करें इस बजट से हम? सो नाजरीन अगर समझना चाहें तो पाकिस्तान का बैकड्रॉप ये है जिसमें बजट आ रहा है कि मालियाती खसारा तसलसल से 8% के करीब है। इसका मतलब ये है कि हमारी कमाई और हमारी खर्चे, हम अपनी चादर से बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इस साल 8,000 अरब रुपए का मालियाती खसारा जो है वो होगा। जी। जी जी फरमाइए सर। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, जी 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 आ रही जी है। फरमाइए। ये 8,000 अरब रुपए का मालियाती खसारा होगा। अगले साल जो बजट आने जा रहा है वो 9,000 अरब रुपए का मालियाती खसारा होगा, जिसका मतलब है 32 अरब डॉलर। सो इस कॉन्टेक्स्ट में और एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ज़खायर आईएमएफ की एंगेजमेंट की वजह से बेहतर हैं, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, दो एलबीट अभी भी ज्यादा है। प्लस पाकिस्तान का बैरूनी खसारा थोड़ा सा संभल गया है। पर ये काम करने के लिए हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को बिल्कुल एक तरह से उसकी ग्रोथ को स्लो किया। और पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल है। जी जी खाकान हेलो। साहब, बात कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा। ओके। सो जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसमें हमें इकोनॉमी को स्लो करना पड़ा, तो हमें अपनी इंपोर्ट्स पे भी थोड़ा सा काबू पाना पड़ा। यहाँ पे एक ब्रीदिंग स्पेस है आपकी, अब कि आप पे मुनसर है कि आप 9% टैक्स टू जीडीपी जो बहुत लो है उसमें क्या करना चाहते हैं। आपके एक्सपेंडिचर पेंशन रिफॉर्म मांगते हैं, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज मांगते हैं, पाकिस्तान की प्रोविंसेस को जो काम करने चाहिए उनको डाउनवर्ड शिफ्ट मांगते हैं। क्या आप ये सब काम करना चाहते हैं? पाकिस्तान पे कैनवस इज गुड, आई थिंक द सेटिंग इज आल्सो गुड। और सबसे बढ़ के जो पूरी कौम है वो कह रही है कि आप मुश्किल फैसले कीजिए जिनका बोझ उन तबकात पे पड़े जो इस वक्त अंडर टैक्स्ड हैं, टैक्स के बहुत बड़े गैप्स हैं। रिटेल को, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम को, पाकिस्तान की कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी को, आप ये करें काम। कोई भी नहीं कह रहा कि ये काम ना करें। जी। जहां जहां गुंजाइश है एग्जेम्पशंस कंसेशंस उड़ाने की, वो उड़ाएं। आईएमएफ भी आपको यही कह रहा है। सो ये 2000 अरब के करीब की नई टैक्सेशन की जरूरत है। इसमें से कुछ एनफोर्समेंट से आ सकती है और कुछ इन मेजर्स से। पर जो मैंने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स का पाकिस्तान का जिक्र किया है, दैट इज फॉर अस टू डू। हमें अपना घर खुद सीधा करना है, हमें अपना डेवलपमेंटल बजट ठीक करना है। इसका क्या मतलब है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका थ्रो फॉरवर्ड, यानी कि अभी खर्चे करें तो 15 साल बाद जाके ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। सो इसको दुरुस्त कर लीजिए। 1150 प्रोजेक्ट तो ना चलाएं ना, आप उनको कम कीजिए। सो ये सारी चीजें करके अगर आप एक इस्लाहाती एजेंडा बेस्ड बजट सामने रखेंगे तो आई थिंक देयर विल बी कंफर्ट इन दी इन्वेस्टर इन पाकिस्तान, इन्वेस्टर अब्रॉड, और स्पेशली लोगों पर ये चीज कम भारी पड़ेगी। आपके ख्याल में जीएसटी तरक्याती को बजट को कुछ बढ़ाना। कम करना चाहिए? जैसे कि अभी जो डिटेल सामने आ रही है, शायद 1500 अरब रुपए रखा गया उसके लिए। 1400 अरब। जी देखिए, ये 1400 अरब की स्पेंडिंग तो नहीं होगी। इस साल अगर 500 अरब खर्च करेंगे तो आपका ख्याल है कि अगले साल 3 गुना खर्च कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा।
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन प्रोजेक्ट्स पे 70% खर्च हुआ है ना, उन पे ज्यादा से ज्यादा खर्च कीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए। पर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अगले 10 साल में कंप्लीट नहीं होने, उनको बंद कर दीजिए। जो काम आपके करने के नहीं है, और ये कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, अथॉरिटीज ने क्लैरिफाई नहीं किया। एक सवाल पूछा गया कि क्या 239 प्रोविंशियल प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। हेल्थ, एजुकेशन, उशर, ज़कात, एग्रीकल्चर, ये सब प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। एनएफसी और 18वीं तरमीम के बाद ये काम आपके करने के नहीं है। फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क बहुत ब्रोकन है। इसका मतलब आखिरी जुमले में ये समझाऊं कि आपके पास जब आप दे देते हैं नॉन टैक्स और टैक्स के पैसे जमा करके प्रोविंसेस को, इतने पैसे भी नहीं बचते कि आप मुल्क का मार्कअप या डेट पे कर सकें। ये सिवियरिटी ऑफ चैलेंज है। इतना ही सिवियर रिस्पांस आना चाहिए हुकूमत से। और चूंकि इस वक्त एक सपोर्ट है SIFC की, इस्टेब्लिशमेंट की, एवरीवनस ऑन द सेम पेज, आई एम रियली होपिंग कि एक बहुत ही इस्लाहाती एजेंडा बजट में सामने आएगा। सही। अतर काज़मी साहब, पहले हमने देखा कि जैसे कि PDM की हुकूमत थी, उसके बाद निगरान हुकूमत आई और अभी भी कोalition गवर्नमेंट ही चल रही है। तकरीबन वही चेहरे हैं जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता कुछ सालों से। क्या पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं बन पा रहा? जो PDM की हुकूमत में जो पॉलिसीज़ शुरू की गई या प्रोजेक्ट शुरू किए गए, क्या वही प्रोजेक्ट्स अभी नहीं चल रहे कि हुकूमत ना टैक्सेस के हवाले से कंट्रोल कर पा रही है सूरत हाल को, ना महंगाई को कंट्रोल कर पा रही है? देखें, इशू मेन ये है कि इकोनॉमी का बजट कोई आउट ऑफ द मतलब कहीं बाहर से तो नहीं आना। बजट कहाँ से आपने बनाना है? हुकूमत बजट अपने फाइनेंसेस से बनाएगी। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि जी बजट से उम्मीद आपको तब हो जब आप देखें कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही हो, मुल्क के अंदर पैसा ज्यादा आया हो, मुल्क के अंदर डॉलर ज्यादा आए हो, तो फिर हुकूमत भी इस पोजीशन में होगी कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। जब मुल्क की हालत ये है कि बजट बनाने से पहले भी हम जाके दोस्त ममालिक से मिल रहे हैं, और इस वक्त आपने SIFC की बात की, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्या हुकूमत ने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई? क्या FDI इंक्रीज हो गया? अभी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है वो हम 1973 के लेवल पे हैं, 13% पे हैं। 50 बरस कबल इस लेवल पे थे। तो ये इशू है, जब तक मुल्क के अंदर पैसा नहीं आ रहा, इनकम जनरेशन नहीं हो रही, तो टैक्स के मामला तो तब होंगे ना जब इनकम जनरेशन हो रही हो, जब आपके प्रोजेक्ट्स भी तब चलेंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो मेन इशू ये है कि हमारे फाइनेंसेस को उस तरीके से हमें देखने की जरूरत है कि जहां पे हम जो चीजें कर रहे हैं उसको हम अफोर्ड भी कर सकें, और जो चीजें करने की हम ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए हमारे पास पैसा भी हो। अब बहुत सारी जगहों पे कहा जा रहा है कि कीमतों में इजाफा होगा, टैक्सेस में इजाफा होगा। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है कि हुकूमत ने अगर अपना निज़ाम चलाना है तो उनको कुछ ना कुछ तो करना है। और दूसरी जानिब ये भी है कि हुकूमत जहां पे लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है, वो ये भी देखे कि आपके जो अपने अखराजात हैं, जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, आप बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज को देख लें, प्रोटोकॉल्स देख लें, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख लें, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। और जो आप मराद देते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक, गालबन ये 2017 या 18 की रिपोर्ट थी, कि हम 17 अरब डॉलर की सालाना मराद देते हैं, जिसमें आपकी अशराफिया शामिल है, यानी आपकी अशराफिया जिनको आप टैक्सेस में छूट देते हैं, कर्जे उनके माफ़ करते हैं। इसी तरह आपकी सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जिनको आप मुख्तलिफ किस्म की मराद देते हैं। दीगर सेगमेंट्स जो हैं जो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत है। जो आप मराद अशराफिया को दे रहे हैं उसमें से भी कुछ कटौती करें और मामलात को देखें। जहां लेकिन तक हुकूमत दावे तो करती रही है ना अतर साहब कि हम मुराद में कमी कर रहे हैं। जो बाहर के मुल्कों के दौरे हैं, उन दौरों में भी अपने एक्सपेंसेस पर, अपने ही पैसों पर बाहर के मुल्कों के दौरे करेंगे जो भी वुज़रा जाएंगे। तो फिर वो कौन सी ऐसी मुराद हैं कि जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? देखिए, 17 अरब डॉलर के दौरे तो नहीं होते ना। मरात में तो देखें टैक्स में छूट, कर्जे माफ करना, बड़े बड़े लैंड्स देना, बड़ी बहुत सारी चीजें हैं ना। इसमें तो पूरी एक आप किसी इंडस्ट्री में कोई आप किसी चीज पे छूट ले लें। यहाँ पे तो ये भी होता है कि एक SRO निकाला जाता है और एक मखसूस मुद्दत के लिए किसी चीज के ऊपर ड्यूटी पे छूट दे दी जाती है या टैक्स के ऊपर छूट दे दी जाती है। तो ये वो सारी चीजें जो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। बाकी आखिरी बात मैं ऐड कर दूं, जो तसलसल है, तसलसल तो है। देखें, PDM की हुकूमत थी, उसके बाद दोबारा जो निगरान हुकूमत
हुकूमत थी, वो भी इन्हीं की हुकूमत थी, अब निगरान हुकूमत के लोग दोबारा वफाकी हुकूमत में बैठे में तसलसल तो है। अब ये पॉलिसीज़ में क्या कोई बेहतरी आ रही है, वो उसके जज फिर अवाम होंगे जब वो बजट बिल्कुल बिल्कुल जी, आवाम तो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं इस पर। इस वक्त हमें राना मुबशर साहब जो कि एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे राना साहब आपको भी। इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद इरशाद जो कि एक्स चेयरमैन FBR हैं, उन्हें भी हम वेलकम करेंगे। इरशाद साहब, पूरी दुनिया में तो हमने टैक्स फाइलर्स की एक टर्म सुनी हुई है, लेकिन नॉन फाइलर्स की टर्म जो है वो पाकिस्तान में चल रही है और उनको एक प्रोटेक्शन भी मिल रही है कि कहा जाता है अगर आप फाइलर हैं तो आपको ये इंसेंटिव्स है, और अगर आप नॉन फाइलर्स हैं आपको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। बजाय इसके कि उनको भी फाइलर बनने पर मजबूर किया जाए, तो वहां पे उनको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, आज जो हमारी इकोनॉमी है, अगर आप देखिए, टैक्स, जब भी आप टैक्स की बात करते हैं तो फिर आप अपने इकोनॉमी को आपको देखना पड़ेगा, इसलिए कि टैक्स तो इकोनॉमी से ही निकलेगा। अब आपकी इकोनॉमी का करीबन 40-45% जो है वो कैश है या इनफॉर्मल है या अनडॉक्यूमेंटेड है। अब उन सूरत हाल में टैक्स तो डॉक्यूमेंट्स पे लगेगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे लगेगा। उस सूरत हाल में आपके साथ ना कोई और रास्ता बनता नहीं है, यहाँ तक कि आप उनको इनडायरेक्टली टैक्स करें और उनसे कुछ ले लें। अब इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए, ताकि नॉन फाइलर ख़त्म हो, आपने ये जो इनफॉर्मल या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करना, चूंकि ये गवर्नमेंट का काम है, FBR का काम नहीं है, और ये काफ़ी लंबा काम है, इतना आसानी से नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि जो अब इस गवर्नमेंट ने कम से कम एक एफर्ट शुरू की है जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही थी। हर गवर्नमेंट जो था इसको FBR पे डालता था, लेकिन देखिए FBR के कैपेसिटी की भी इश्यूज है। अब इनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, डिजिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, FBR के HR में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इसका आंसर ही यही है। पहले हमारे पास डेटास वगैरह नहीं होते, अब तो मुल्क में माशाल्लाह डेटास भी काफ़ी है। तो ये जब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो ये फाइलर नॉन फाइलर का जो इशू है ये बड़ा टेम्पररी है और सिर्फ उन लोगों को रोप अप करने के लिए है जो किसी सूरत में टैक्स नेट में नहीं आ रहे। अच्छा डॉक्टर कैस असलम साहब, जिस तरह के गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब लोगों को टैक्स फाइलर बनाया जाएगा, टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, पहले हुकूमत ऐसा क्या कर रही थी कि लोग टैक्स के दायरा कार में नहीं आ रहे थे, और अब ऐसा क्या किया जाएगा कि लोगों को टैक्स देने पे मजबूर किया जाएगा, जबकि हुकूमत खुद बहुत से जो बड़े लोग हैं उनको टैक्स के हवाले से छूट भी देती रही है, उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाता रहा है? शुक्रिया। बात यह है जी कि जो हम सब भूल जाते हैं कि ये एक इकॉनमी नहीं है, ये दो इकॉनमीज़ हैं। एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी है जिसकी हम सब बात कर रहे हैं और वो कोई बहुत बुरे हालात में नहीं है, उसको रीएडजस्ट स्टेट बैंक भी कर रहा है, FBR भी कर रहा है, गवर्नमेंट का बजट भी कर रहा है। मगर एक बहुत बड़ी इकॉनमी जो है वो नॉन कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, और वही है जो आपके टैक्स नेट में नहीं है या वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है एंड सच फोर्थ। और उसको हम ग्रे इकॉनमी कहते हैं, ब्लैक इकॉनमी कहते हैं, फ्यूडलिस्टिक इकॉनमी कहते हैं, ट्रेडिशनल इकॉनमी कहते हैं, जो मर्ज़ी कह लें। बट जब तक आप वो सेक्शंस ऑफ द इकॉनमी, वो एग्रीकल्चर में हों, वो स्मॉल बिजनेसेस में हों, वो आवाम हो, ये बेरोज़गार डेली वेजर्स, जब तक आप इनको स्किल्स दे के उस कैपिटलिस्ट इकॉनमी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आप जो मर्ज़ी ख्वाहिश रख लें कि डॉक्यूमेंट हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट नहीं होगी। 11% तो सिर्फ बैंक के वो हैं अकाउंट होल्डर्स, तो अगर उसमें 9% देते हैं टैक्स, तो टेक्निकली तो तकरीबन जितने बैंक के थ्रू जाते हैं उनमें से ज़्यादातर तो टैक्स देते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है इन दी कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आपका कारोबार जो है वो पर्चियों पे चलेगा, करोड़ों का कारोबार फैसलाबाद में या आपके अंदरूनी शहर सोने की मार्केट में, तो आप कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे उसको, या कैसे उसको? मुझे ये बताइए कि FBR के एक्स चेयरमैन बैठे हैं कि जब आप लिबर्टी मार्केट उनके लोग जाते हैं तो कई दफ़ा हुआ है कि उनको मार पड़ी है और उसके बाद वो घुसे ही नहीं है उस इलाके में। तो रिट ऑफ द स्टेट है जिसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये सारा चीज़ें करनी हैं, ख्वाहिशें हमारी होंगी, मगर अगर IMF
के कहने Right. पे हम ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी ख्वाहिश भी तो होनी चाहिए कि मुल्क बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही नुकात उठाए। अच्छा राना साहब, ये बताइए गवर्नमेंट जो है इतने कितने स्ट्रांग फुटिंग पर आपको नज़र आ रही है इस मौके पे, जब एक खसारे का बजट पेश किया जा रहा है, तारीखी खसारा इसमें होने जा रहा है, तो इससे नतीजा भी तो खसारा ही निकलेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मूड है, क्योंकि लग रहा है कि वो गवर्नमेंट से नाराज़ है, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। नहीं देखें, गवर्नमेंट से नाराज नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट साहब के साथ, उसके बाद तो नाराजगियां खत्म हो गई हैं। अब ऑन द फेस ऑफ इट आपको मुझे दिखाने के लिए एक चीज जरूर हो गई कि असेंबली में कुछ नकात उठाए जाएंगे और उन नकात पे जनाब यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन शो की जाएंगी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और वो ऑब्जर्वेशन उस पर जनाब शोर भी बचेगा, उस पर जनाब यहाँ पे तकारीर भी होंगी और उस पर कहा जाएगा नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट सपोर्ट की जाएगी, बजट को पास किया जाएगा और बजट को पास कराने में पीपल्स पार्टी पूरा पूरा साथ देगी हुकूमत का। नाउ द इशू इज कि इसके बाद ये कैसे सस्टेन करेंगे इन सारी चीज़ों को, ये हुकूमत जो बैठी हुई है इन सारी चीज़ों को कैसे लेकर आगे चलेगी। मुश्किल है, सिर्फ मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करना। और जिस तरीके से यहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी, और एक मैं तूफान भी मेरे ख्याल में कोई छोटा लफ्ज़ होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेगी तो डेफिनेटली ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग हैं उनकी चीखें निकलेंगी। जब चीखें निकलेंगी तो उनको संभालने के लिए या उनको जरा उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए कोई चीज़ है हुकूमत के पास? नहीं है। देखिए, आप एक सैलरीड क्लास है, उसको आप 35% आप जनाब टैक्स कर रहे हैं, और अभी आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग कि आप उसको जनाब 45% पे ले जाएं। ठीक है, अगर 45% के अगर आप टैक्सेस देती है एक सैलरीड क्लास तो वो ठीक है। अब मतलब हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, अगर हम 45% देंगे टैक्स, तो क्या इतनी पसली है प्राइवेट सेक्टर में जो लोग यहाँ पे चला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, क्या उनके अंदर इतनी पसली है कि वो इस आगे जिस तरीके से उन पे भी बर्डन पड़ेगा ना, सिर्फ हम पे तो नहीं पड़ेगा, हमारी जो सैलरी आ रही है हम पे तो नहीं पड़ेगा, उन पे भी पड़ेगा ना जिन्होंने सैलरी देनी है, तो उनका क्या होगा? उनको आप डिस्करेज नहीं कर रहे। नंबर दो देखें, यहाँ पे एक और इशू है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर 45% के अंदर सपोजिटली अगर 45% होता है टैक्स होते हैं सैलरीड क्लास के, तो उसके अंदर जनाब प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, उसके अंदर अगर 18% या 17% इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम लोग देते हैं, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के अगर आप उसको फिगर निकालेंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आप नॉर्वेजियन कंट्री की एक बात कर सकते हैं हम लोग, कि नॉर्वे की अगर हम बात कर लें कि वहाँ पे आप देते हैं जो टैक्सेस 45% भी अगर आप देते हैं सपोजिटली, एग्जैक्ट फिगर्स जो भी हैं वहाँ पे, मैं 19-20 का फर्क हो सकता है, तो वहाँ पे आपको मिलता क्या इन रिटर्न? एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड यू नेम इट। ठीक है, अच्छा, ये वाला इशू बहुत उठाया जा चुका है। किसी भी कोने में चले जाएं। साहब, ये सवाल हमने भी बहुत उठाया है कि अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो आप इन रिटर्न क्या दे रहे हैं। ज़ईम कादरी साहब, अगर सैलरी तबके पर जैसे कि राना साहब बात कर रहे हैं कि 45% टैक्स करने की बात हो रही है, मतलब आप जो मिडिल क्लास है उसको मजीद दबाने की बात कर रहे हैं, तो जो हुकूमत के पास रजिस्टर्ड हैं कि किन किन लोगों के पास यहाँ पर पैसा है, कौन लोग ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं, उन लोगों से टैक्स क्यों नहीं वसूल किया जाता? सैलरी तबके पे क्यों ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है? इसलिए कि वो टैक्स नेट में ऑलरेडी मौजूद हैं, और वो लोग जो टैक्स नेट में मौजूद होने के बावजूद पूरा टैक्स नहीं दे रहे, वो इस मुल्क के जिसको शराफिया कह लें या वो जो ओलिगार्की जिसकी मैं जिक्र करता हूँ उसका हिस्सा है, या वो उन सिंडिकेट्स का हिस्सा है जिनके लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हुए हैं और वो उनको फैसिलिटेट करते हैं 24 घंटे। लेकिन मैंने आपके पिछले ट्रांसमिशन में भी ये बात अर्ज की थी कि देखें, बात तो फिर वही है ना कि वो लोग जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उनका आप रगड़ा निकाल दें, और उस सैलरीड क्लास को, जो मिडिल क्लास जो कि बैकबोन हुआ करती है किसी भी इकोनॉमी की, उसको आप मजीद इतना धकेल दें अंधेरों में जहाँ वो बेचारे सस्टेन ही ना कर पाए। टैक्स नेट को आप ब्रॉड करने की बात करते हैं, भाई यहाँ तो रेडी वाला भी टैक्स दे रहा है, वो 10 रुपए की माचिस लेता है तो 7+ टैक्स देता है ना। ये कौन सा कानून है? जब तक आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तफरीक को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेबल निज़ाम नहीं है कहीं भी दुनिया में।
आज मैंने पढ़ा कि 1080 अरब रुपया सिर्फ आप गवर्नमेंट लेवीज है पेट्रोल पे। अब पेट्रोल तो भाईजान, ये मेरा भाई कैमरामैन भी इस्तेमाल करता है, जो ऑब्वियसली टैक्स नेट में आने की हैसियत और ताकत ही नहीं रखता। वो शख्स भी रखता है जो अपने मोटरसाइकिल पे मंडी से जाके 10-20-25 किलो चीज़ लाकर अपनी रेडी पर रख के बेचता है। ये जमहूरियत के नाम पे मजाक किया जाता है इस मुल्क में। ये लोग जो आज बैठे हुए हैं रोज़ वही शक्लें सामने लेके आ जाते हैं। 16 माह में इन्होंने जो कुछ किया था उसके बाद खैर वोट तो किसी ने नहीं दिया, खुद ही बैठ गए या बिठा दिए गए। लेकिन अब फिर वही बात, उन्होंने तो फैसिलिटेट उन लोगों को करना है जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, दिस इज अ सिंपल फिनोमेना। और फिर वो बेगिंग बॉल लेके आप कभी IMF के पास, कभी कहीं जाते हैं और आके फिर वो 1700 अरब रुपए की बात की गई। अब मुझे ये बताइए ना कि ये PSDP जो 1400 अरब का आपने अनाउंस कर दिया है, कल को जब आप इसको करने पे जाएंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? काश इसकी जगह आप और ज़हीम कादरी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि IMF की मुशावरत से तैयार होने वाला ये बजट, कैसा बजट होगा, कुछ ही देर में ये बजट पेश भी होगा, इस पे हम बात भी करेंगे ज़हीम कादरी साहब। अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से बाद हमारी बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहिए। हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक दफ़ा का जिक्र है, एक टर्म यूज़ हुई थी कि मईशत हमारी ICU में है। पहले तो सर ये बता दीजिए, ये ICU से मईशत निकल गई है या अभी मजीद कोई इकोनॉमिक सर्जरी करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि वाकई ये किसी ने ये टर्म कॉइन किया है, लेकिन हम अभी निकले तो नहीं है, लेकिन अच्छे आसार मुझे नज़र आने लगे हैं। वो मैं जो अपना ओपिनियन बेस करता हूँ वो ये है कि आपको ना जो सबसे बड़ा हमें धचका लगा था वो हमारा करंट अकाउंट था। यानी हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे और कम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उसका बैलेंस अब हमने अटेन किया, अब थोड़ा सा रह गया था, उसने हमें ज़्यादा तकलीफ दी। दूसरा, अगर आप देखें तो हमारा एक्सचेंज रेट था, ऐसा लग रहा था कि रुपए जो है रोज़ 6-6, 8-8 रुपए लूज कर रही थी, तो वो आकर स्टेबल हो गई है। अब हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ। दूसरा, आप इन्फ्लेशन को देखें जो 25, 25, 26, 36 तक गई, वो आकर अब रुकी है अराउंड 11-12 पे आ गई है, और वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर शायद 12 पे होगी। तो ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो हम एक स्टेबलाइज, देखिए हम एक क्राइसिस में थे, हम जुलते रहे थे, अब हम एक स्टेबल हो गए। इधर से अब हम टेक ऑफ पोजीशन में जाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा शायद हमें ये जो बजट आएगा इसमें डिफिकल्टी तो आएगी, इसलिए कि बगैर टैक्स देखे हम एक दफ़ा जो बातें आप कॉमनली सुनते हैं वो कहते हैं इस मुल्क में सारा जो मराआत है अशराफिया को है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप उन मराआत का देखें जो एग्जाम्पशंस हैं उनमें से मोस्टली ऐसी है जो सिर्फ अशराफिया की नहीं है, वो सबके लिए। अशराफिया के लिए तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है, अगर आप टोटल भी निकाल दे तो वो शायद इतना नहीं बनता, लेकिन अगर वो सारे एग्जाम्पशंस विड्रॉ होंगे, जो मुझे लगता है IMF उस पर डटा हुआ है, अगर आप अपना सर्वे जी टोटल 3.9 ट्रिलियन बता रहे हैं, और 3.9 ट्रिलियन आप देंगे तो ठीक है, आपका टारगेट तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन तो महंगाई का एक बहुत बड़ा एक तूफान तो आएगा कुछ देर के लिए। तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये आर्जी होगा, महंगाई का तूफान तो गुज़श्ता हमारा बहुत सही अरसे होगा से आ रहा है इरशाद साहब, और अभी भी बजट से एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है। अतर काज़मी साहब, पाकिस्तान के हवाले से एक बात कही जाती है कि पाकिस्तान की आवाम हुकूमत से ज़्यादा अमीर है, लेकिन मसला फिर वहीं पे आके कान चाहे यहाँ से पकड़ लें आवाज़ से कि टैक्स कोई नहीं देता है यहाँ पर। वो जो अशराफिया है, वो जो आवाम है जो कि अमीर है हुकूमत से ज़्यादा, उस आवाम से टैक्स निकलवाने में मसले क्या आते हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि अवाम कौन सी अवाम, जिसमें 2 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल नहीं जा रहे, जिसके अंदर पाकिस्तान अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का जो स्कोर है 26.6 है, यानी सीरियस नौयत की ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, ख़ास करके अंदरूनी सिंध में, KPK में और बलोचिस्तान के अंदर।
तो मसला ये कि ये बड़ा एक आसान सा बात है कि फ़ौरन कह दिया जाता है कि जनाब के अवाम ने ये कर दिया, अवाम ने वो कर दिया। देखिए अवाम के हाथ में तो कुछ भी नहीं था ना। अगर टैक्स का आपने नेट बढ़ाना था, कोई चीज़ किसी चीज़ में आपने बेहतरी लेके आनी थी, तो वो तो जो यहाँ पे काबिज रहे हैं, हुक्मरान जो रहे हैं, उन्होंने करना था। और अभी भी जो इस वक्त हुक्मरान हैं उन्होंने करना था। उन्होंने क्या किया है? आपने पॉलिसियों के तसलसल की बात की। देखें मसला सिर्फ यहाँ पे मईशत का नहीं है, पॉलिटिकल इशू भी है। यहाँ पे पॉलिटिकल पॉलिसीज भी चेंज होती रही, वो भी हमारे सामने 60s के दौरान देखें क्या हमारी रही पॉलिसी। फिर हमारी सारे जनाब नेशनलाइजेशन चलना शुरू हो गई 70s में। उसके बाद भी अभी भी आप तसलसल की बात कर रही हैं। लेकिन उस दिन मैं राना मुबशर साहब को सुन रहा था, ये मेरे साथ बैठे में, आई एम श्योर कि ये इस पे बात करेंगे। ये कह रहे थे कि जनाब बजट के बाद तो ये हुकूमत जाने वाली है, इस हुकूमत का अपना मुस्तकबिल तारीख है, ये अवाम का मुस्तकबिल कैसे बेहतर करेगी। अब अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी हो तो उसमें किस तरह आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना सकते हैं और आवाम को आप कैसे कायल कर सकते हैं कि ये लोग जो पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें हमारा फायदा है और ये यहाँ पे होंगे उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये भी चीज़ है, इसकी जो पॉलिटिकल साइड है उसको भी देखने की जरूरत है। ठीक है राना साहब, जरा हमें भी तो बताएं, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है? आपने किस बुनियाद पर ही कह दिया कि बजट के बाद ये हुकूमत जाने वाली है और ये जाती हुई हुकूमत का बजट ऐसा होगा? देखें डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब जो हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और मुझे आई रियली अप्रिशिएट हिज ऑप्टिमिज्म। जिस तरीके से वो कह रहे हैं जनाब के बहुत अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन साथ साथ वो हमारी जो कंसर्न्स थे जिनको अभी हमने रेज़ किया था कि जनाब एक महंगाई का तूफ़ान आएगा, उसको भी वो मान रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं उसको। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ी मुश्किल से अतर काज़मी को मैंने पकड़ा कि जब डॉक्टर साहब की इन्होंने बातें सुनी तो अतर काज़मी तो उन्होंने जब कहा, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हम टेक ऑफ करने वाले हैं, तो अतर काज़मी बेल्ट ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से बेल्ट बांध ला वहाँ, क्योंकि टेक ऑफ हो डाला है। तो वो नहीं मिली उसको बेल्ट। बहरहाल मैंने उसको तसल्ली दी है अतर को, लेकिन अभी खैर फिलहाल के लिए तो उसको तसल्ली है। खैर एनीवेज द पॉइंट इज, देखें इस वक्त जो है ना सर, वो हुकूमत का बताएं ना जो पूछ रहे हैं आपसे कि हुकूमत किधर जा रही है। आप मेरी बेल्ट है, आपने उनकी बेल्ट टाइट कर दी, बांधें और बताएं हमें बांधें और हमें बताएं कि हुकूमत कब जा रही है, जो आपने उस दिन टीवी पे कहा था वो बताएं। वो मैं पहले बताना चाह रहा था ना कि हमारे आयशा को भी पता चल जाए, इमरान को भी पता चल जाए कि ना बेल्ट तो बगैर ही टेक ऑफ हो जाए, तो इसलिए आपने मैंने तो बांध दी थी, आपको नहीं मिल रही। अब हमें बताएं हुकूमत की बेल्ट टाइट है या नहीं टाइट? हुकूमत का देखे मसला ही देखिए प्रेशर जो है ना हुकूमत पे बहुत सीरियस आएगा और उस सीरियस प्रेशर को सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर कहा जाए कि नहीं जी सत्ते खैरा ने सब ठीक हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, नहीं, वो उसके लिए हुकूमत को जो यहाँ पे हीट है वो फेस करनी पड़ेगी। देखिए ये भी तो हो सकता है कि अगर ये हीट ना फेस कर सके बजट की और जो तूफान आना है महंगाई का, जिसको चेयरमैन साहब भी मान रहे हैं और जिसको मैं भी कह रहा हूँ कि जनाब महंगाई का तूफान आना है, अगर ये ना बर्डन बर्दाश्त कर सकी अवाम, क्योंकि हम एक टिपिकल सेंटेंस जो है, ज़हीम कादरी साहब मेरे बड़े अच्छे बड़े पुराने दोस्त हैं, इस तरह कूरियाँ मार मार के तक रहे ना कि जिस तरह मैं को गलत गल कर रहे, वाकई हमेशा से ये भी और मैं भी हम लोग यही सेंटेंस सुनते आए हैं, साढ़े वाल चिट्टे हो गए ने कि अवाम को जनाब कुर्बानी देनी पड़ेगी। ओ अवाम कुर्बानी दे दे के थक गई है भाईजान, अगे टुरो हुण जिन्होंने कुर्बानियां देनियां ने, जिहड़े लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे उन्हें दो। नहीं सर, देखिए मुबशर भाई ने और जो देखिए कल को ये भी हो सकता है, मैं चले आपने एक मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पे चीज, जो आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, जो अगर ये बर्डन ना बर्दाश्त कर सके अवाम का हुकूमत और ये जो हीट है ना बर्दाश्त कर सके हुकूमत, तो कल को ये भी तो हो सकता है 45-47 का यहाँ पे एक पुराना जनाब मसला खड़ा हुआ है, फॉर्म 45-47 इंज हो जाएगा उंज हो जाएगा, कल को हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, होता है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं होगी। कल को अगर मियां शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि मैं असेंबली ही डिसॉल्व कर रहे हैं, फिर देखे ना, पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है ना कि वो कहें जी चलो ये सारी चीजें जो फॉर्म 45-47 के चक्कर ही निकलो, ठीक है, चलो जी नए इलेक्शन की तरफ चलते हैं और असेंबली आप कर ले बात। ज़हीम साहब नू समझ आ रही है मैं कित्थों आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो हंस रहे हैं। कल को यहाँ पे जनाब ये असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, हम नए इलेक्शन की तरफ अगर चलना शुरू हो जाते हैं, एक दोबारा इंटरम सेटअप आ जाता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है
बिल्कुल है। उस वक्त मैं नई सीट बेल्ट होनी दे के दूंगा चाहिए। अपने भाई को अतर काजमी को, ताकि ये इसको प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की, फिर टेक ऑफ बेशक होता रहे। तो ये हो सकता है। ठीक है, आपने जो खबरनुमा तज्जिया दिया ना, वैसे राणा साहब उस पर हम ज़ईम साहब से पूछ लेते हैं। ज़ईम साहब, आपको लगता है ये इसमें कोई हकीकत है आगे? देखें, जो अतर भाई ने और मेरे बड़े भाई हैं राना मुबश्शिर साहब, मुझे इन्होंने मेहरबानी फरमाई, दोस्त कहा, मैं तो इनके मुझे तो बड़ा सीखा इनसे। अर्ज ये है कि देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हुआ करती है ना, वो दुनिया में हर जगह इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होती है। अब जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ पे प्रीएम्प्टिव डॉक्यूमेंट जो कि बजट हुआ करता है, कहाँ से फैसिलिटेट करेगा उस गरीब आदमी को जो जूतियाँ गांठ रहा है सड़क पे बैठ के, या जो बैठ के रेडी लगा के बैठा हुआ है। और मेरे भाई, ये उन लोगों का काम होता है मुश्किल फैसले करके अवाम को अपने साथ लेके चलना, जो अवाम के वोट से आए होते हैं, जो लोग कब्जा ग्रुप होते हैं भाईजान, ओलिगार्कीज में, जो फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसीज बनाते हैं अपनी बिजनेसेस को कंट्रोल और ताकतवर करने के लिए। हमने तो बैठ के देखा ना भाई, तो फिर मार भी खाई है, तो खाएंगे। हम तो खड़े अपनी जगह पे। हर शख्स ने अपनी मर्जी की पॉलिसी बनाई है अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए इस मुल्क में। और आज आपका ये हशर है कि पिछले 24,000 अरब रुपया देख लें, ये 24,000 अरब रुपया देख लें, विंडो ड्रेसिंग्स, फूल बूटे, पुल, सड़कें, दैट इज ऑल अबाउट इट। और आप समझ रहे हैं कि आपने गरीब को फैसिलिटेट कर दिया है। और भाईजान, मैं 50,000 रुपये, ये 32,000 रुपये की बात कर रहे हैं मिनिमम वेज की, मैं 1 लाख रुपया देता हूँ। आप एक लोएस्ट लेवल के घर में, जहाँ 2 बच्चे और मियाँ बीवी हैं, घर भी अपना है, गाड़ी भी अपनी है, बड़े बड़े मईशतदान बैठे हैं, मुझे एक बजट तो बना दें कि वो अपने बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा और क्या करेगा। ये पैसे जाते किधर हैं? ये वहाँ जाते हैं भाई 30,000 अरब रुपये के जो महलात हैं, जो दुबई लीग्स में नाम आते हैं, वो मेरा तो नहीं आया ना भाई, ना राना मुबश्शिर का आया, ना मेरे भाई अजहर काज़मी का आया। तो वो कौन लोग हैं यार? उनको पूछ तो लो। अगर आज ये लोग सिर्फ अपना पैसा पाकिस्तान में वापस ले ना, $200-250 बिलियन, मैं आपको गारंटी करता हूँ $50 बिलियन भी अगर सुबह पाकिस्तान में आ जाए ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भाग के आगे निकल जाएगी। सब डॉक्टर कैस हमारे में। डॉक्टर कैस साहब, सर, गरीब का बजट वो तो डिस्टर्ब हो जाता है इस बजट के बाद, ऐसी कोई नहीं करता। जी डॉक्टर साहब, सिर्फ गरीब का नहीं, अब मिडिल क्लास भी चीखें मार उठी है। अगर आप एक एसी भी चलाएं तो 80,000 रुपये आपको बिल आता है। और वो भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं कि शायद इन्फ्लेटेड होता है, उसमें वो एक्स्ट्रा चार्जेस हर दफ़ा वो मांगते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वो मांगते हैं कि हमारी जो बंद पड़ी हैं उसकी चार्जेस। तो बात ये है कि रीनेगोशिएट क्यों नहीं किए जाते, क्यों नहीं कंपटीशन का बड़े खूबसूरत लफ्ज़ लिया अजीम साहब ने, ओलिगार्कीज़। ये मैं उसको माफिया कहता हूँ, ओलिगार्कीज़ हैं। ये बजट्स उन्हीं के लिए हैं। और इनका ख्याल है कि ये इकॉनमी वही चलाएंगे, मगर नहीं, वही डॉलर जब 30 रुपए ऊपर नीचे होता है तो वो पैसे बाहर लेके चले जाते हैं। आपकी जो वो रियल एस्टेट जिसने एग्रीकल्चर का सत्यानाश किया, अब उसका सत्यानाश भी हुआ। आपकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अपनी सेविंग सोने में रखती थी, अब वो भी नहीं रख सकती। 2,50,000 रुपये कहीं तोला है एंड सच फोर्थ। तो सवाल, और दालों की बात हो रही है, सब्जियों की बात हो रही है। इन फ्लड्स में 2022 के यूएनओ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 4 मिलियन पाकिस्तानी एडवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में गए हैं, जिसका मतलब है डाके, जिसका मतलब है टेररिज्म, जिसका मतलब है चोरियां। आप देखें कराची में रोज़ कोई ना कोई जवान आदमी डाकुओं के हाथ कत्ल होता है, रोज़ 2-3 डाकू लोगों के हाथ कत्ल होते हैं। मुझे नहीं पता कि पुलिस किधर जाती है और वो जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको कितने पैसे, उनकी कितनी तनख्वाहें हैं एंड सच फोर्थ। द पॉइंट इज़ कि ये जो अर्बन इकोनॉमीज़ हैं, आप इन्हीं को ज़रा कंट्रोल कर लें, इन्हीं को एक ऐसी फैसिलिटेशन दे दें कि लोग अपना बजट तो बना लें। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ज़िशान मर्चेंट वाला साहब से हम पूछ लेते हैं। ज़िशान साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। IMF की मुशावरत से जो बजट बन रहा है और जो बजट आ रहा है, इसमें सैलरी तबका जो है उस पर मज़ीद टैक्सेस लगाने की बातें की जा रही हैं। मतलब हम फिर वही बात करते हैं कि मिडिल क्लास को आप मज़ीद दबा रहे हैं
और जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा ये हम नहीं जानते। किस तरह का ये बजट होगा जो मिडिल क्लास के लिए, हम बात इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो सैलरी तबका है और सैलरी तबका यहाँ पर ज़्यादा टैक्सेस देता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक माफी तो चाहता बात हूं, बड़ी लेकिन मिडिल सादा क्लास सी है रही कि किधर है? पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो सैलरी टैक्स पेयर है वो तकरीबन 275 अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं और जो रिटेलर है वो 14 अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं और एक्सपोर्टर जो है तकरीबन 80 अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन है कि जो बिजनेस कर रहा है वो कम टैक्स दे रहा है और जो सैलरी टैक्स पेयर है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो इस वक्त सबसे पहली जो मिक्स जो जिसको चेंज करना चाहिए वो ये है कि जो जितना ज्यादा कमाए उसको उतना ज्यादा टैक्स देना है। अब सैलरी टैक्स पेयर में भी यकीनन ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज्यादा तनख्वाहें हैं, तो उनको अगर टैक्स ब्रैकेट में लेके ज्यादा लेके आता है तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो कम तनख्वाहदार तबका है उनके ऊपर उनको रिलीफ देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो कम तनख्वाहदार तबका जिसका ब्रैकेट 50,000 रुपए महीना है उसको बढ़ा के अगर 1 लाख रुपए महीना कर देती है तो वो एक आम आदमी को जो है इससे थोड़ा सा सुकून मिलेगा और उसको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। तो अगर ये चीज हमें नजर आए आज के बजट में जो अब थोड़ी देर में आना है तो ये एक अच्छा मूव होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि तनख्वाहदार तबका जो है वो ज्यादा टैक्स दे और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो कम टैक्स दे। ये नहीं हो सकता। आपके मुल्क में ये डिस्टॉर्शंस जो है ये नहीं चल सकती। इक्विटेबल टैक्सेशन होना चाहिए। IMF ने आपको कहा है, एक टारगेट दिया है कि आपको जो है 12,900 अरब का टैक्स जमा करना है। उसने ये नहीं कहा कि आप इस पे टैक्स लगा, वो ये कहती है कि जो भी एग्जिस्टिंग आपका टैक्स बेस है उस टैक्स बेस को बढ़ाइए। उस टैक्स बेस को बढ़ाने के बाद उससे जो है आप 12,900 कलेक्ट कीजिए। तो अब वो चाहे हमारे पास, हमारा मसला ये है कि हमारा टैक्स बेस इससे बहुत थोड़ा सा है। जब तक उस टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया जाएगा तो आपका टैक्स रेवेन्यू क्रिएट हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा मसला है। जब तक आप टैक्स बेस को नहीं बढ़ाएंगे इस मुल्क में तब तक खातिर खार टैक्सेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप टैक्स बेस बढ़ेगा तो आपके पास बिल्कुल, जब तक जी टैक्स बेस को हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस मुल्क के मसाइल जो हल नहीं हो सकते। टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा इस दफ़ा तो जो हदफ नहीं, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे तो टैक्स बेस बढ़ेगा। राइट सर, जब आप प्रॉफिट मार्जिन्स को ही नहीं बढ़ा रहे तो टैक्स बेस कैसे बढ़ेगा? ठीक है सर, इसी पे हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। आप रहिए। एक मरतबा फिर से आपको इस बजट ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। कुछ ही देर बाद कौमी असम्बली के बजट सेशन में ये बजट पेश किया जाएगा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है राना मुबशर साहब जो कि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ अतर काज़मी साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ ज़ीशान मर्चेंट साहब और डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब भी मौजूद हैं। एहसन मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम करेंगे। अच्छा एहसन मलिक साहब, आपसे मैं आगाज़ कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इरशाद साहब आपकी जाने में आऊँगा। इरशाद साहब ये बताइएगा, गवर्नमेंट एक तो जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इतलात यही है कि 15 से 20% तक इजाफा हो सकता है। दूसरी एक स्ट्रेटजी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ये सामने आ रही है, तजवीज़ ये है कि जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 साल तक उसे कर दिया जाए और जो पेंशन का जो टेन्योर है वो 20 साल तक पहले कर दिया जाए उसे, क्योंकि उससे पहले यह था ताहयात पेंशन मिला करती थी। इन मेजर्स को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं अभी तो शायद कहना कुछ एडवांस होगा, लेकिन आपको पता है ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इस पे और जो सैलरी का जो इशू था इस पे काफ़ी सख्ती हुई है IMF ने। और ये अगर जो पहले प्रोग्राम में हम जा रहे थे तो उसी वक्त से वो ये उसी चीज़ पे डटे हुए हैं कि आप पेंशन जिस तरीके से हम पाकिस्तान में दे रहे हैं ये शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आप लोग इनको जिस तरह VPS इसको वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, आप उनमें जाएं ताकि वो गवर्नमेंट के अकाउंट से यानी रनिंग इनकम से ना जाएं और बल्कि उनकी एक डेडिकेटेड फंड हो, पेंशन फंड हो, और उससे ये एक नया तरीका है पेंशन का, दुनिया में यही राइज है। लेकिन हमारे लोग अब शायद इनके लिए रेजिस्ट कर रहे हैं और उनमें ये जो सालों का है ये शायद इशू भी उसमें रिजॉल्व होगा। सैलरी का इंक्रीज करना मेरे ख्याल में मुनासिब है, अगर 10% 15% भी करे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको काफ़ी धचका लगा है। मैं एक रेफरेंस में राना साहब की बात की तरफ करता हूँ, राना मुबशर। हम दोनों इकट्ठे एक PRCS बोर्ड पे
कुछ देर हमारी मुलाकात भी है। मैं ना थोड़ा सा जो टेक ऑफ की बात कर रहा था या स्टेबिलिटी की बात कर रहा था, तो मैं एज अ प्रोफेशनल कर रहा था, उसका कोई पॉलिटिकल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इसलिए कि हमारी हिस्ट्री जिस तरह एक भाई ने कहा भी, अब एज ए नेशन तो हमारी हिस्ट्री तो चेकर्ड है, राइट फ्रॉम अयूब खान मार्शल और ये सारा कुछ करते करते नेशनलाइजेशन से लेके ये जो कोविड में हुआ, आपके जो स्टेट बैंक में जो $3 बिलियन आए वो डिसअपियर हो गए। देखिए चीजें तो अगर हम उनमें जाएंगे तो बड़ा लंबा होगा। आप जब तक सीपैक बनाएंगे तो आप पे ये प्रेशर रहेंगे, आप पे IMF का भी प्रेशर रहेगा, आप पे FATF का भी प्रेशर रहेगा। तो ये चीजें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स पे मैंने कमेंट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ एज अ प्रोफेशनल कि हम बड़े मुश्किल सूरत हाल में थे और हम अक्सर सुनते आ रहे थे कि शायद हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आपने देखा हमने डिफॉल्ट भी नहीं किया और हमारे अक्सर, सारे नहीं है बट अक्सर हमारे पैरामीटर जो हैं वो अच्छे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने किस टाइम जाना है ये न, जो जिस गवर्नमेंट की 2/3 मेजॉरिटी थी वो भी 2 साल कभी कंप्लीट नहीं कर पा सका है। तो ये बाकी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट में मैं उस पर कमेंट नहीं करता। अच्छा ज़ीशान साहब, हुकूमत कारोबार को भी फ़रोग देने की बात करती है और सरमायाकारी के हवाले से भी हुकूमत काफ़ी इक़दामात भी कर रही है, लेकिन हमारा लोकल ताजिर हर बजट में हुकूमत से नाराज़ ही रहा है। अब जो बजट आने जा रहा है, हुकूमत की जानिब से जो मायर्स किए जा रहे हैं, जो इक़दामात अब हुकूमत करेगी, ज़ाहिर है ताजिरों की सहूलत के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। आपके ख्याल में अब आने वाला बजट ताजिरों को रिलीफ देगा या हुकूमत के लिए मज़ीद प्रेशर कायम करेगा? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक बुनियादी तौर पे कि एक तो ये बात अब तय हो जानी चाहिए कि कमाता है उसे इसमें टैक्स देना हो। ये नहीं हो सकता कि आप कमाएं और आप टैक्स ना दें। एट द सेम टाइम रिलीफ की जब बात होती है या आपको जब बेनिफिट देने की बात होती है वो उस वक्त हो सकती है कि जब आपके अहदाफ जो है वो पूरे हो जाए। यहाँ तो मसला ये है कि अभी जो हमने अगले साल का जो बजट का टारगेट रखा है जो कि 12,900 अरब है, ये कैसे अचीव करेंगे जबकि आप 9,400 अरब इस साल अचीव करने में जो है मुश्किलात का सामना फेस। आप एक मीगर या छोटे टैक्स बेस से ये अचीव नहीं कर सकते। आपको टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा, आपके रिटेल सेक्टर को टैक्स देना पड़ेगा, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो टैक्स ना दें और हम टैक्स के टारगेट्स बढ़ाते चले जाएं और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से वो टैक्स लें। तो इस वक्त पहली बात ये होनी चाहिए कि टैक्स सबको देना है, जो कमा रहा है वो टैक्स देगा। ये नहीं हो सकता जी। बिल्कुल जी, सबको टैक्स देना ही पड़ेगा। एक अहम खबर भी जो है वो सामने आ रही है, ज़राए के हवाले से ये चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के इस बजट सेशन में उसने शिरकत ना करने का फैसला किया है। इस ज़राए के हवाले से खबर भी सामने आ रही है। तो राना साहब, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, कोई ऐसी अपडेट, चूंकि आप तो कह रहे थे कि जरदारी साहब से मुलाकात हो गई है और मामला तय हो गए हैं, लेकिन ये खबर भी साथ में आ गई कि इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा था कि ऑन द फेस ऑफ इट तकारीर भी होगी, एहतजाज भी किया जाएगा और उसके अलावा जनाब यहाँ पे इश्यूज भी खड़े किए जाएंगे, बट एट द वेरी सेम टाइम और नुक्ते उठाए जाएंगे कि फलां चीज़ के बजट में ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, फलां चीज़ में कमी होनी चाहिए, फलां चीज़ में ये होनी चाहिए। बट अल्टीमेटली जो मैंने आपसे कहा था वो उसी तरह ही मुझे लगता होगा, एंड दैट इज़ कि जब पास करवाने का वक्त आएगा बजट तो उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी होगी। अच्छा, मना लेंगे, इसका मतलब पीपल्स पार्टी को मना लिया जाएगा? अब बना लेता जाएगा सर, तुम ना परेशान हो वो इमरान साहब, इंज ही होना है। तो फिर ये भी बता दें, सारा तानू इंगेज रखना है फिर सर ये भी इंगेज रखना है, बता दें इंगेज रखना है कि इस बजट के बाद डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब इंगेज होंगे, मेरे हम दोनों एक बोर्ड में एक साथ रहे हैं, हम सारे इंगेज रहेंगे, हम गुफ्तगू करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, यू नो, बस ताकि कहानी चलती रहे। बस इसका मतलब इसके बाद फिर क्या चांसेस मौजूद है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन जाए? नहीं, मैं वो एक देखिए वो एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ख़ास तौर पे इस बजट के बाद, यू नो, जब इसके देखिए एकदम बजट के इफेक्ट्स नहीं पड़ते आवाम पे, उसका थोड़ा सा टाइम लगता है। उस टाइम स्पैन के अंदर आप मतलब एक फोबिया होता है, मीडिया को भी एक बजट फोबिया हुआ होता है, पॉलिटिशियंस को भी बजट फोबिया हुआ होता है। उस फोबिया से जब बाहर निकलेंगे
जब चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं ना चीज़ें, अवाम जो है उसका काम यह है कि अवाम जो है वो मुश्किलात का सामना करे, क्योंकि वो उसका काम ही ये है, शुरू से यही काम रहा है उसका अवाम का। तो जब वो एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे सख्तियाँ और थोड़ा सा मेलो होना शुरू हो जाएंगे, ये डिसीजन उस वक्त लिए जाएंगे। अच्छा। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये, मैं फिर उस चीज़ को रिपीट करूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो हीट अवाम की या वो जो जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर सकती है अवाम, क्योंकि अगर 100 रुपये का चले, 100 रुपये का अगर बिजली का यूनिट हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे आप? अवाम क्या करेगी? चीखे मारेगी ना। तो वो आप उन चीज़ों को भी देखें ना, अगर आप 5 रुपये 7 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर देते हैं और ऑन द अदर हैंड अगर आप बिजली के यूनिट बढ़ा देते हैं या गैस की प्राइस बढ़ा देते हैं, तो गल तो उत्थे दी उत्थे ही आ गई। तो किहड़ी रॉकेट साइंस है? आखिर काज़मी साहब, तो ये चीजें भी जरा जहन में रखे। अगर वो रिएक्ट किया उन्होंने, तो फिर वही बात रिपीट करता हूँ कि ये ना हो, मैं अंदेशे का इजहार कर रहा हूँ। और आयशा मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं सुन रही आपकी बात, आप बात करें प्लीज। हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जनाब कह जी कि ठीक है फॉर्म 45 का, फॉर्म 47 का एक इशू है, ऊपर से बजट की सख्तियाँ बहुत ज्यादा हैं, और इसमें जनाब ऐसे करते हैं कि लेट्स गो फॉर सम न्यू इलेक्शंस और ये असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देते हैं ताकि ये मसला ही खत्म हो 45-47 वाला, तो एक नए इलेक्शन की तरफ चलते हैं। ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो वो उन सारी चीजों को मद्देनजर जरूर रखे। अच्छा अतर काज़मी साहब, गुज़श्ता रोज जो पूछने की बात ये थी, पूछने की बात ये थी, वैसे आई एम सॉरी मैं एक चीज ऐड कर दूं, पूछने की बात ये थी कि जड़ा इंटरिम सेटअप आएगा वो कितना लंबा होएगा? सब कुछ ही बता दिया आज आपने। यहाँ से फिर पूछ लेंगे हम। अतर काज़मी साहब, गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने बोला कि महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई है। SIFC के हवाले से जो इकदाम किए गए, इसको हम उसका कह सकते हैं, उसकी वजह से ये मामलात हुए, और क्या ये जो महंगाई की शरह में कमी आ रही है या बजट के बाद भी इस तरह चलेगा? SIFC के जो फवाइद हम कह सकते हैं वो इस बजट के बाद भी मिलेंगे या बजट से पहले तक ही मामलात थे? देखिए, एक तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है कि जी आज हमें बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या ये बजट यूगोस्लाविया में तैयार हो रहा था या पीपल्स पार्टी वाले नॉर्वे चले गए थे? किधर थे ये? इसी पार्लियामेंट में बैठे में इन्हीं कमेटियों का ये हिस्सा है जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। इधर ही IMF आता है, ये उसी हुकूमत के पार्टनर्स हैं, तो इनको पहले नहीं पता था, अचानक इनको किधर से याद आ गया? दूसरा, पिछले दिन उन्होंने एक और बात की, इन्होंने कहा जी वो हत्के इज्जत का जो कानून बना है पंजाब में, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसके ऊपर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। क्या आपने कहा कि हम हुकूमत को गिरा देंगे या हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे? लगे थे, फिर हमने कहा कि फिर बजट से हटके डिस्कशन हो जाएगी। नहीं कोई गल नहीं, करो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जो कर रही है, ये जो नया हत्के इज्जत का बिल बना है ना, इसके तहत कानून, इसके तहत जिस तरीके से ये अवाम के शऊर की तौहीन कर रहे हैं, पहला मुकदमा पीपल्स पार्टी के ऊपर होना चाहिए। ये अवाम को इतना बेशऊर समझते हैं कि ये अवाम क्या खुदा न खास्ता रोटी को चोची कहती है? अवाम को नहीं पता कि आप जरदारी साहब की तो किसके वोट लेके आज सदर बन के बैठे हुए हैं? ठीक है, मतलब आप सारी पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत का आप हिस्सा हैं। हर इकदाम इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अदलिया के फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, चाहे वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात हों, चाहे सियासी मुखालफिन के साथ जो हो रहा है, ख्वातीन के साथ जो हो रहा है, वर्कर्स के साथ जो मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है, इकोनॉमी के साथ हो रहा है, उसके ऊपर हर जगह पे आपको फुटप्रिंट नजर आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये बराबर के जिम्मेदार हैं। बाकी जो अगला आपका क्वेश्चन था कि SIFC के जो समरात हैं, देखिए एक अच्छी एफर्ट है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट आती है हमें तो खुशी होगी। क्या पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा बंदा है जो ये कहेगा कि जनाब अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो उस पर नाखुश है? लेकिन अब तक हुआ क्या है? आपका ग्राउंड रियलिटीज क्या है, फैक्ट्स क्या हैं? कितनी FDI हुई? क्या FDI में इंक्रीज हुआ? क्या यहाँ पे डॉलर ज्यादा आ गए? ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आके हुकूमत को, लोगों को एतमाद में लेने की जरूरत है, और वो तभी होगा अहम खबर भी एक आई है, वो भी कता कलामी की माजरत है, अहम खबर आई है, वो भी शेयर कर लेते हैं। जो इमरान अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के बजट में शिरकत ना करने का फैसला किया है। राना मुबशिर साहब, माहौल तो नजर आना शुरू हो गया है पार्लियामेंट के बाहर भी और अंदर भी। क्या लगता है आज बजट इजलास किस तरह के माहौल में होगा, और बजट स्पीच आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बजट स्पीच पे जो एक यहाँ पे बड़ी ऑब्वियस सी बात है वो ये है कि PTI वालों ने यहाँ पे नेशनल असेंबली के अंदर जब स्पीच होगी तो उन्होंने यहाँ पे शोर शराबा तो करना है,
और टका के करेंगे वो, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी किसी चीज की। और उन्होंने बिल्कुल इधर लेफ्ट राइट नहीं देखना, उन्होंने जितना भी यहाँ पे शोर मचा सकते हैं पीटीआई वाले वो मचाएंगे, ठीक है। और उसमें हर्डल्स भी क्रिएट करेंगे, उसमें जो भी आप देखेंगे। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। वफाकी बजट कुछ ही देर में पेश किया जाएगा। कुछ मनाने का सिलसिला जारी है हुकूमत की जानिब से, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको। अच्छा एहसन मलिक साहब, अभी आप सिचुएशन तो आपके सामने, क्राइसिस हमें नज़र आ रहा है। एक हुकूमत जिसको आए हुए चंद ही महीने हुए हों और उससे पहले आने से पहले उसने बड़े बड़े दावे किए हों, पहला बजट उनके लिए इतना मुश्किल हो गया हो कि अब वो दीगर पार्टियों को मना रही है, इस क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान बहुत अनफॉर्चुनेट है और पता नहीं हम क्या दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं। ये हमारी पॉलिटिकल अशराफिया पता नहीं कब मैच्योर होगी, कब ये बिहेव करेगी। और मुझे नहीं समझ आ रही कि एट द 11th आवर इस पार्टी को ये क्या ख्याल आ गया कि जी हमसे कंसल्टेशन नहीं की गई। प्रेसिडेंट आपके हैं, चेयरमैन सेनेट आपके हैं। अभी परसों में देख रहा था सलीम मांडवीवाला साहब को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस अनाउंस किया गया है, अभी भी आपसे बजट कंसल्टेशन नहीं हुई है। मतलब अब आई डोंट नो ये क्या पीएसडीपी का शेयर का क्या इशू है जो खुर्शीद शाह साहब बता रहे हैं। बट गवर्नमेंट की भी ये थोड़ी बहुत नालायकी है कि उसको अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेकर चलना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जब भी इम्पोर्टेड वजीर ख़जाना होगा, जब भी आप बाहर से कोई वजीर ख़जाना लाएंगे तो ऐसे मसाइल आपको पैदा होंगे, क्योंकि वो एक अलग लाइन लेकर चलता है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की एक अलग लाइन होती है। तो इस चीज़ों को ठीक करने का जो बेहतर हल है वो यही है कि आप हमेशा मतलब लोगों को ऑन बोर्ड करके चलेंगे। बिल्कुल अभी खुर्शीद शाह सर की बात सुन के मुझे बिल्कुल बिजनेसमैन कम्युनिटी वाली बात समझ में आई कि इधर से बिजनेसमैन कम्युनिटी भी यही कह रही है कि जी हमने तजावीज़ दी, हमसे वादे किए गए थे, पर उसके बाद हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया। आज बिजनेसमैन कम्युनिटी और पीपल्स पार्टी एक फोरम पे खड़ी है। सही। अच्छा डॉक्टर इरशाद साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि असेंबली के बाहर एहतजाज चल रहा है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, मुराद के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, खबर ये भी आ रही है कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा करेगी। अब ये जो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, क्या वो इस कोटे में नहीं आते जिनकी तनख्वाहों में इजाफा हुकूमत करने जा रही है? देखिए, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता कि 25% अगर इंक्रीज हो रहा है तो समबडी शुड गो और इनसे बात कर ले। मेरे ख्याल में 25% इंक्रीज जो गिवन इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी रीजनेबल है और वो मान लेंगे। मुझे लगता है कम्युनिकेशन डिसरप्शन है ये जो मुलाजमीन में और गवर्नमेंट में। बाकी जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की, तो देखिए ये कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट है और जब बजट पेश होती है तो इसमें एक साल के रिसोर्सेज की तकसीम होती है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट कमज़ोर है तो अपनी पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी अपनी पोस्चरिंग करके मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहती है। पीटीआई जो है वो ज़्यादा शोर मचाएगी और वो जो 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 प्रोबेबल डायलॉग है उसमें वो ज़्यादा हायर ग्राउंड से बात पे जाना चाहती हैं। ये पोस्चरिंग है। बजट ने पास होना है और आप देख लेंगे ये पीपल्स पार्टी भी होंगे, पीटीआई तो ऑब्वियसली नहीं होगी। और ये स्लोगन है आप काफ़ी देर से हम सुन रहे हैं। मैं तो अब इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे, मेरे ख्याल में ये कई सालों से अब ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए तो ये अब न्यू नॉर्मल है। मैं इसको नॉर्मली कहता हूँ, बजट पास होगा और डिफिकल्टी तो गवर्नमेंट के लिए है। जिस तरह मलिक साहब ने कहा, बिल्कुल इनकी नालायकी है, इनको जाना चाहिए, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। चुप के बजट क्यों बनाए? अगर आप दूसरी बात जो अपोजिशन है, अगर आपके कोई पॉइंट है तो ये बजट पास तो नहीं हो रहा ना, ये तो अभी टेबल हो रहा है। तो जब टेबल होगा तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जाकर उसमें अमेंडमेंट के लिए कह दें, वो हो जाएगा। उसमें तो 8-10 दिन इस पे तो डिस्कशन होगी, तो आप उसी वक्त कर लेना। आप
सिर्फ फर्स्ट मीटिंग से जाके आई डोंट नो वो मैसेज क्या दे, मुझे एक्सेप्ट फॉर द पॉलिटिकल पोस्चरिंग मुझे इसकी कोई बात नजर नहीं आ रही। ठीक। और दूसरा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनका मेरे ख्याल में रीजनेबल इंक्रीज है, अगर कोई उनसे बात कर ले तो वो चले जाए। राइट। अच्छा, एहसन मलिक साहब, शाजिया मरी साहिबा ने अभी कुछ देर पहले उनका बयान सामने आया है, वो हमने दिखाया भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं और हुकूमत जो है वो शायद उस तरक्की में रुकावट है, हमारी बातें नहीं मानी जा रही। तो ये मुझे बता दीजिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरक्की किस में है? क्या पाकिस्तान की तरक्की इस चीज़ में है कि सब्सिडीज़ को मज़ीद बढ़ा दिया जाए? क्या पाकिस्तान की तरक्की इसमें है कि टैक्सेस को कम कर दिया जाए, या सख्त फैसलों में पाकिस्तान की तरक्की है? पाकिस्तान की तरक्की डिटरमिन होगी जब आप लोगों को, बिजनेसमैन कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करेंगे और उनकी कंसल्टेशन के साथ पॉलिसीज डिफाइन होंगी